आज हम लोग क्लास 11th मैथ का सेकेंड चैप्टर संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको क्लास 11th में सेट्स के बारे में, समुच्चय के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा जो है संबंध के बारे में की थी, लेकिन हम लोग इस सेकेंड चैप्टर में संबंध एवं फलन की डिटेल समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से एक संबंध एक फलन बन जाता है। फलन कुछ अलग नहीं है, ये संबंध का ही एक अलग रूप होता है, स्पेशल केस होता है। इस संबंध एवं फलन को समझने से पहले हम 3-4 चीजों को समझते हैं। हमने समुच्चय में भी आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से, जिसको हम इंग्लिश में क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। वहां पे हमने आपको समुच्चय को लिखते समय बताया था कि अगर मान लीजिए a, b ये दो एलिमेंट्स हैं, इनको अगर हम b, a लिखते हैं तो समुच्चय में इनके द्वारा कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आप इसको आसानी से लिख सकते थे, a, b को b, a लिख सकते थे, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते थे। लेकिन कुछ जगहों पर इनका क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि राम पुत्र है किसके? दशरथ के। राम दशरथ के पुत्र हैं। इसका मतलब ये राम और ये दशरथ, इन दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है। मतलब अगर दशरथ पिता हैं तो ये क्या है? ये पुत्र हैं। तो अगर इनको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? राम दशरथ। हमने ऑर्डर्ड पेयर में इनको इस तरह से लिखा। लेकिन सोचिए अगर इसके ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दें, अब हम पहले दशरथ को लिख लें और बाद में राम को लिख लें। यहां पे हम लिख लेते हैं, पहले दशरथ को लिख लेते हैं, उसके बाद हम राम को लिख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो टर्म था और ये वाला जो टर्म था, इसमें ये पहला जो टर्म था ये हो गया पुत्र और ये हो गया पिता। ये पहला वाला टर्म हो गया हमारा पुत्र और दूसरा हो गया पिता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो था, ये पहला वाला टर्म था पुत्र और दूसरा वाला टर्म था पिता। मतलब यहाँ पे जो पुत्र था इसमें वो पिता बन गया है। अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे कि दशरथ पुत्र राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो दशरथ हैं वो किसके पुत्र हैं? राम के। और इसका मतलब क्या हुआ कि राम पुत्र हैं किसके? दशरथ के। इन दोनों का मतलब आप देखिए कि इसके क्रम को जो ही आपने चेंज किया, यहाँ पे पहले राम लिखा बाद में दशरथ लिखा, तो इसका मतलब था राम दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ पे आपने पहले दशरथ लिखा बाद में राम लिखा, इसका मतलब हुआ कि दशरथ जो है राम के पुत्र हैं। तो इन सारे जगहों पे कई जगह ऐसा होता है कि इसके क्रम को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और रिलेशन में हमें इसके क्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसी तरह से अगर आप और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी देश का नाम लिख लीजिए और राजधानी का नाम लिख लीजिए, तो भी आप देखेंगे अगर देश और राजधानी का नाम लिखते हैं, जैसे हम कहें भारत, हम पहले ले रहे हैं, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली, तो ये देखिए भारत एक देश है, ये भारत एक देश है, लेकिन इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अब आप क्या कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, नई दिल्ली को आगे कर दीजिए और भारत को पीछे कर दीजिए, इसके क्रम को चेंज कर दीजिए। तब क्या हो गया? तब आपको यह मिल जाएगा कि नई दिल्ली की राजधानी भारत हो जाएगी। और नई दिल्ली अपने आप में एक राजधानी है, तो राजधानी की कोई राजधानी तो होती नहीं है। इसका मतलब कुछ जगहों पे इसका जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्रमित युग में क्या होता है? क्रमित युग में निश्चित क्रमित युग्म होता है जिसमें जो हमारे अवयव होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। इसमें कभी भी अगर A क्रॉस B है
सॉरी ए कॉमा बी है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए के। मतलब अगर हम क्रमित युग्म को ध्यान में रखें तो क्रमित युग्म को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो ए कॉमा बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए के। इसमें ये जो अवयव होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट या प्रथम घटक, और ये जो दूसरा अवयव होता है इसको कहते हैं सेकंड एलिमेंट या द्वितीय घटक। इसमें पहले वाले शब्द को मतलब ए जो है इसको प्रथम घटक कहते हैं, दूसरे वाले को द्वितीय घटक कहते हैं। तो ये हमारे जो क्रमित युग्म है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम समझते हैं कि क्या दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हम क्रमित युग्म की समानता के बारे में समझते हैं। अब हम क्रमित युग्मों की समानता के बारे में समझते हैं कि क्या हमारे पास दो क्रमित युग्म एक समान हो सकते हैं। क्रमित युग्म की समानता, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि क्या ए कॉमा बी और सी कॉमा डी ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। कब? ये दो बराबर होने का कंडीशन है अगर ए बराबर हो जाए किसके, सी के। मतलब अगर इसका पहला घटक या पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर हो जाए तब कहेंगे कि ये दोनों जो ऑर्डर है ये आपस में बराबर होगा। तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो ए कॉमा सी आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब ए और सी का मान आपस में बराबर होना चाहिए। ये तो हो गया इसका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है या तो इसके जो दूसरे एलिमेंट है वो आपस में बराबर हो, मतलब या तो बी बराबर हो जाए डी के, इसका दूसरा ये घटक ये इसके बराबर हो जाए, और या तो ये पहला ये घटक इसके बराबर हो जाए। तब हम कहेंगे कि ये दोनों जो क्रमित युग्म है ये आपस में बराबर है। कब? ये दो कंडीशन होना चाहिए। सपोज दैट हम ये कहें कि अगर हम आपको एक इक्वेशन दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें 2x + 3y + 2 ये अगर बराबर है 5,3 के, तब x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके पहले अवयव को इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, ये 2x + 3 बराबर करेंगे किसके, 5 के। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 5, ये +3 इधर है और बराबर के उस साइड जाएगा तो -3, तो -3 बराबर 2 हो गया। और ये 2x पहले से था, अब यहाँ से ये x बस बचेगा और इस 2 को अगर इसके इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे गुणा में तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 कट के 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से x का मान 1 मिल गया। इसी तरह से आप अगर यहाँ से y का मान निकालना चाहते हैं तो इसके दूसरे घटक को आपको इसके दूसरे घटक के बराबर रखना पड़ेगा। तब क्या हो गया, y + 2 बराबर होगा 3 के, और यहाँ से y बराबर 3 और ये +2 इधर है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर आप x का मान 1 तथा y का मान 1 अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये जो हमारे पास पद है ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, वो देखिए, ये जो 2 है उसके साथ x है, इसमें x का मान क्या आया है 1, तो 2 × 1 + 3, ये हमारे पास एक ये वाला इक्वेशन मिल गया। ये किसके बराबर है, 5 के, और ये y + 2, तो y का मान क्या हमने निकाला है 1, तो 1 + 2 बराबर किसके है 3 के, तो ये 5 और 3 के बराबर है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और +3, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 1 3। तो आप देख रहे हैं कि इसका ये वाला जो बायां भाग है ये इसके दाएं भाग के बराबर है 5,3 के। तो आप कहेंगे कि x के मान 1 तथा y के मान 1 के लिए ये दोनों हमारे पास जो अवयव हैं ये इसके बराबर है। तो इसकी सिमिलरिटी को आप देख सकते हैं कि क्रमित युग्म कब समान होंगे और कब असमान होंगे। यदि x का मान यहाँ पे आप बदल लेंगे 2 रख दें तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4
और 3 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। और समानता होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, और ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला अवयव दूसरे ऑर्डर्ड के पहले अवयव के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह से क्रमित युग्म की समानता के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसका एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, कार्तीय गुणन को अब समझते हैं। कार्तीय गुणन में हम दो प्रकार के कार्तीय गुणन को समझते हैं। एक होता है 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और एक दूसरा होता है 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो पहले हम 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन समझ लेते हैं, उसके बाद 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन समझेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ के द्वारा किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको समझेंगे, उसके बाद इसको हम एरो डायग्राम के द्वारा भी समझाएंगे। इसके बाद हम इसके मुख्य जो टॉपिक है संबंध, उसके तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इन सभी चीजों को जानना जरूरी है। तो हम समझते हैं कार्तीय गुणन को। कार्तीय गुणन किस प्रकार से निकाला जाता है। कार्तीय गुणन जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है जो कि अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, रिक्त नहीं है, अरिक्त है। तो हम मान लेते हैं 1 2 3, इसमें 2 एलिमेंट हैं, लेकिन ये कितने 2 समुच्चयों का है, इसलिए यहां पर हम पहले लिख ले रहे हैं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। 2 समुच्चय का कार्तीय गुणन। इसके बाद हमको 3 समुच्चयों को कार्तीय गुणन के समझना है। और बी हम मान लेते हैं कोई समुच्चय है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6। ये हमारे पास एक बी समुच्चय है। एक ए समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं 1 2 3। एक बी समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं 4 5 6। अब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। कार्तीय गुणन में क्या किया जाता है, ए क्रॉस बी निकाला जाता है। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 4। पहले इसके सारे एलिमेंट्स के, इसके एक एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का 6 के साथ 1 6। इसी तरह से 2 का आप करेंगे तो 2 का 4 के साथ 2 4। उसके बाद इसके बीच में सब ये कॉमा रहेगा। उसके बाद होगा 2 का 4 के साथ, हो गया 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, और फिर 3 का 3 के साथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपने देखा कि ए क्रॉस बी किसके बीच में है, समुच्चय ए तथा बी के बीच में हमने निकाला है। अगर आप बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए, तो क्या मिलेगा आपको, पहले बी के अवयव रखने पड़ेंगे, बाद में ए के अवयव रखने पड़ेंगे। तब कैसे लिखेंगे, तो 4 1 हो जाएगा, फिर 4 2 हो जाएगा, फिर 4 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे हमारे पास निकलते जाएगा, और ये भी उतना ही एलिमेंट्स निकलेंगे जितने इसमें हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो ऑर्डर्ड हैं वो भी आपस में बदल जा रहे हैं। यहाँ पे 1 4 था तो यहाँ 4 1 हो गया। तो ये कहेंगे कि ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ये बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके क्रम को हमने ध्यान में रखा है, और हमने शुरू में ही आपको इसके क्रम के बारे में बताया था, क्रम को किस प्रकार से ध्यान में रखा जाता है। क्रम को ध्यान में अगर न रखा जाए तो उसका मान बदल जाता है, उसका मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, कब, जब 2 समुच्चयों का आप कार्तीय गुणन निकालेंगे तब। यहाँ पे हम एक आध चीजों को और समझ लेते हैं कि ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका होता है ये ए सच दैट बी, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी।
ये लिखने का तरीका होता है। कम जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो आपको ए सच दैट बी के रूप में आपको एलिमेंट मिलते हैं। मतलब पहले आपको ए का एलिमेंट मिलेगा, बाद में आपको बी का एलिमेंट मिलेगा। ये ए और बी का मतलब 1 और 4 समझ लीजिए। तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो आपके पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा, और इसमें जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आपको दूसरे समुच्चय से बिलोंग करेगा। अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हैं तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हैं तब उसको लिखेंगे बी कॉमा ए, बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, या ए और दूसरा क्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हमारे लिखने का तरीका होता है दोनों समुच्चयों को। इसी को अगर आप इस तरह से लिख दिए होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपको बताना पड़ता कि कौन सा एलिमेंट किसका है। जैसे हम ये कहें कि अगर आपको इस तरह से न लिख के आप इसको ए कमा बी लिख दिए होते तो भी कोई बात नहीं है। अगर ए कमा आप बी लिख दिए होते तो भी ये बताना पड़ता कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तथा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये आपको बताना पड़ता। ठीक, तो ये आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ के द्वारा और रे डायग्राम के द्वारा या एरो डायग्राम के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। तो हम इसमें तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन लेते हैं। अभी हमने आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन बताया था, अब हम यहाँ पे लेते हैं तीन समुच्चयों का तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन। जब आप तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन लेंगे तो उसमें हमारे पास तीन समुच्चयों का होना जरूरी है। तो हम एक समुच्चय ले लेते हैं ए बराबर 1 2, बी समुच्चय ले लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं ये समुच्चयों का हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और बी समुच्चय हम लिख लेते हैं 3,4, और सी समुच्चय हम ले लेते हैं 5,6। हमारे पास ये तीन समुच्चय हैं, ये हमारे पास तीन समुच्चय हैं। एक ए में 1,2, बी में 3,4 और सी में 5,6। तब हम आपको कहें कि इसका कार्तीय गुणन निकालिए, तो इसका कार्तीय गुणन कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपका कार्तीय गुणन हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम इसको निकाल ले रहे हैं, इसके बाद इसकी जो रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है उसको हम समझा रहे हैं। तो जब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे तो आप तीनों को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले किसी दो को निकाल लीजिए, चाहे आप बी क्रॉस सी को निकाल लीजिए या ए क्रॉस बी को निकाल लीजिए, आप पहले किसी को निकाल लीजिए। तो हम पहले ए क्रॉस बी को निकाल लेते हैं। तो जब आप पहले ए क्रॉस बी को निकालेंगे तो हम कहीं किनारे निकाल लेते हैं या इसी में निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में पहले आप ए के एलिमेंट्स को लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,3, फिर 1,4, 1,4, फिर 2,3, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर 2,4। ये आपको एक नया सेट मिल गया, और इसका आप किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? समुच्चय सी के साथ। तो आप ए क्रॉस बी पहले निकाल लिए, मतलब आपने ए क्रॉस बी को पहले निकाल लिया और उससे आपको एक नया सेट ये मिल गया। अब इसका आपको सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो सी के साथ मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको इसके एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। अब हम इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो सी के जगह पे हमारा क्या है? 5,6। तो हम यहाँ पे सी को हटा के डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं 5,6। अब आप देखिए कि आपके ये एक अलग एलिमेंट की तरह काम करेगा। मतलब 1,3 है, अगर इसको समझें ये सिर्फ ए की तरह अब काम करेगा, और अब इस ए का आपको मल्टीप्लाई कराना है 5 के साथ। जब आप ए क्रॉस बी को निकाले तो ये आया, उसका सी के साथ कराएंगे तब क्या एलिमेंट मिलेगा, अब उसको देखते हैं। तो पहले आप 1,3 को लिखेंगे क्योंकि दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1,3
और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, सी के साथ। तो सी में 5 और 6 है, तो 1,3 के साथ आपका एक और एलिमेंट आ जाएगा 5। उसके बाद जब आप दूसरे वाले को कराएंगे तो पहले वाले का सिर्फ 5 के साथ कराएं, तो पहले वाले को भी पहले 6 के साथ भी करा लीजिए, क्योंकि यही इसका ठीक। तो हमने पहले एलिमेंट्स के, इसके जो पहले एलिमेंट्स थे इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके पहले एलिमेंट्स को इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि इसके पहले एलिमेंट्स को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके दूसरे एलिमेंट्स को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है और ऐसे चलते जाता है। तो ये हो गया 1,3,6 हो जाएगा। और दूसरा फिर आप लेंगे तो 1,4,5 हो जाएगा, फिर 1,4,6 हो जाएगा, फिर 2,3,5 हो जाएगा, फिर 2,4,5 हो जाएगा, और फिर 2,4,6 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 समुच्चयों का आपस में कार्तीय गुणन निकालने का तरीका होता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। तो A क्रॉस B क्रॉस C जब आप निकालेंगे तो इससे आपको A सच दैट B सच दैट C के एलिमेंट्स मिलेंगे। इस तरह से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें ये A होगा, ये A सच दैट B सच दैट C, आपको इस तरह से एलिमेंट्स मिलेंगे। देखिए आप A 3,5 3 एलिमेंट्स आपको मिले हैं, तो हमने 3 एलिमेंट्स को लिखा है। आप इसको कॉमा नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें जैसे लिखा गया वैसे नहीं लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका ये होता है। तो इसमें ये जो पहला हमारा A एलिमेंट्स है बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल A समुच्चय में। जो दूसरा एलिमेंट्स है B ये बिलोंग करेगा B समुच्चय में, और तीसरा एलिमेंट्स है C ये बिलोंग करेगा किसमें, C समुच्चय में। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है। अब आप ये सोचें कि क्या अगर हम ऐसे इसी चीज को कहें कि A, B, C बराबर है B, A, C के, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर इसका आप चेंज कर देंगे, इसका मतलब इसके मान बदल जाएंगे, तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। A, B, C बराबर नहीं होगा B, A, C के, और ये भी बराबर नहीं होगा। एक तीसरा कंडीशन हो सकता है कि इसमें C पहले हो जाए और B उसके बाद A, तो ये कभी भी तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक। अब ये समझ लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। अगर हमने A, B, C निकाला है तो इनमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम एक साथ काउंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो एक तो तरीका आप ये है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से बन सकता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं आप A क्रॉस B क्रॉस C का, तो तरीका ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A गुणे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C बराबर निकालिए, देखिए कितना हो रहा है। तो इसमें कितना है, 2 एलिमेंट्स है। N का मतलब नंबर और A का मतलब समुच्चय A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मतलब समुच्चय A में कितने अवयव हैं, तो 1 2, तो हो गया 2 गुणे B में कितने अवयव हैं, 2 गुणे 2, C में कितने अवयव हैं, 2 गुणे 2, तो बराबर 2 दूना 4 दूना 8। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 8। तो इसको इस तरह से न लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि नंबर, इसको इस तरह से आप न लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। A क्रॉस B क्रॉस C का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसमें जो टोटल नंबर होंगे वो इसके बराबर होंगे। देखिए कितना है, तो इसका नंबर आप काउंट कीजिए। तो A क्रॉस B क्रॉस C का हमने नंबर निकाल लिया। A क्रॉस B क्रॉस C का हमने जो निकाला था A क्रॉस B क्रॉस C का, उसमें देखिए कितने एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी 8 एलिमेंट है। तो हम ये कहेंगे कि चाहे आप इनका अलग अलग मल्टीप्लाई करें और चाहे आपका इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के उसके बाद नंबर्स का आप काउंट करें, ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
ये था हमारा 2 समुच्चय का कार्तीय गुणन तथा 3 समुच्चय का कार्तीय गुणन। अब इसका हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन समझते हैं और उसके बाद हम इसके एरो डायग्राम के द्वारा भी इसका रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शित करने का तरीका समझते हैं। अब हम समझते हैं कि ग्राफ के द्वारा और एरो के द्वारा, हम यहीं पे लिख लेते हैं, दोनों का एक साथ कंपैरिजन कर देते हैं। ग्राफ द्वारा कार्तीय गुणन का प्रदर्शन या प्रदर्शित करने ग्राफ के द्वारा हम इसके कार्तीय गुणन का प्रदर्शित करने का तरीका देखते हैं और कार्तीय गुणन का एरो डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका देखते हैं। ये हमारे पास है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के द्वारा हम कार्तीय गुणन का प्रदर्शित करने का तरीका देखते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको ग्राफ लिख ले रहे हैं। कार्तीय गुणन बस आप समझ जाइए कि कार्तीय गुणन का हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसके रूप में, एक एरो डायग्राम के रूप में, और इतना बड़ा न लिख के हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ग्राफ के द्वारा। हमारा दूसरा जो तरीका है ये है ग्राफ, जिसको आलेख विधि हिंदी में कहते हैं, और ये है हमारा एरो डायग्राम। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए समुच्चय है, एक है ए, एक है बी। ए में हम 1, 2, 3 एलिमेंट्स लेते हैं और बी में हम 4, 5 2 एलिमेंट्स लेते हैं। ये हमारे पास 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। तो आप पहले इसका कार्तीय गुणन निकालिए। तो कार्तीय गुणन निकालेंगे तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1, 4 मिल जाएगा। इसके पहले एलिमेंट्स को इसके सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1, 5 मिल जाएगा, 2, 4 मिल जाएगा, 2, 5 मिल जाएगा, 3, 4 मिल जाएगा और 3, 5 मिल जाएगा। ये हमारे पास इतने एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब इन्हीं एलिमेंट्स का हमको ग्राफ के द्वारा और एरो डायग्राम के द्वारा निकालना है। तो हम ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम समुच्चय ए को रखते हैं, यहाँ पे हम समुच्चय ए को रखते हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस पे, और समुच्चय बी के एलिमेंट्स को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। मान लीजिए इसका ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको ये जो हमारे खंड है ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा 2 है, ये 1 है। तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा 1, 4, मतलब एक्स एक्सिस पे ये पहला एलिमेंट्स क्या है, एक्स है, और दूसरा एलिमेंट्स क्या है, वाई है। तो पहले एलिमेंट्स हम एक्स को लेते हैं, 1 है, और दूसरा एलिमेंट्स 4 है। तो इसको आप डॉटेड डॉटेड लाइन से ऊपर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, 1, 4 का। दूसरा हम लेंगे 1, 5, ये 1 है, और ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा हमारा 1, 5। तो ये वाला हमारा कौन सा होगा, 1, 5। तीसरा है 2, 4, तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4। तो ये हमारा मिल जाएगा पॉइंट 2, 4, ये वाला पॉइंट। ठीक, इसी तरह से सबका निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे 2, 5, तो 2 ये हो गया और 2 ऊपर जाएगा और 5 ये हो गया। तो ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट्स हमारा यहाँ पे मिल रहा है, एक एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है, एक एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है, और एक एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है। ये 2, 4 था, ये 2, 4 था, इसको हम किनारे लिख लेते हैं। ये 2, 4 था और ये 2, 5 था। तीसरा हम ले लेते हैं ये 3, 4। तो इसी तरह से यहाँ पे मिलेगा 3, 4, ऐसे ऊपर आप ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, 4, और ये हमारा 4 हो गया। तो हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा
पास पास ले रहे हैं, इसलिए हमारा जो डायग्राम है वो बहुत क्लियर नहीं बन रहा है। तो ये था हमारा 2,4 और ये मिलेगा हमको 3,4, ये हमारा हो जाएगा 3,4 और इसी तरह से 3,5 भी आपको आगे मिल जाएगा इसी के ऊपर, जस्ट यहाँ पे ये 3 हो गया ऊपर जाएगा तो ऐसे, और ये 5 तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मिल जाएगा 3,5 और ये हमारा था 2,5 सॉरी 2,5 ये था। तो ये 1,5 2,5 3,5 1,4 2,4 3,4 ये सबका एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन का ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं ग्राफ या आलेख विधि। तो ये हमारा आलेख विधि द्वारा कार्तीय गुणन में जो हमारे पास समुच्चय मिले थे, एक नया समुच्चय जो मिला था ये वाला a क्रॉस b का, उसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब हम इसी को हम कह रहे हैं कि एरो डायग्राम के द्वारा समझाइए तो कैसे बनाएंगे। तो हम इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं हम b। a में कितने एलिमेंट्स हैं? a में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3। b में एलिमेंट्स हैं 4, 5। तो जब आप a क्रॉस b निकालेंगे, यहाँ से a क्रॉस b निकालेंगे तो a का प्रत्येक अवयव का b के प्रत्येक अवयव के साथ आप संबंध बनाएंगे। ये होगा 1 का 4 के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1,4। फिर 1 का 5 के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1,5। फिर 2 का 4 के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2,4। फिर 2 का आप 5 के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2,5। फिर 3 का आप 4 के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3,4 और उसके बाद 3 का 5 के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3,5। तो आप देख रहे हैं कि जितने एलिमेंट्स आपको a क्रॉस b में मिले थे 1 2 3 4 5 6, उतने ही एलिमेंट्स आपको 1 2 3 4 5 6 में मिले और उतने ही डॉट आपको, ये डॉट मतलब हमारा एलिमेंट्स है, तो उतने ही डॉट आपको यहाँ पर मिला। एक डॉट ये मिला था, एक डॉट ये मिला था 2, एक डॉट ये 3, एक डॉट ये 4, एक डॉट ये 5, एक डॉट ये 6। तो इस तरह से आप कार्तीय गुणन को आप आलेख विधि द्वारा भी समझ सकते हैं, डायग्राम विधि द्वारा समझ सकते हैं। सब में इसका मान जो होता है वो एक ही होता है। अब इसके बाद हम इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।